हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दादास फिजिक्स। सो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि बीटेक स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे लेक्चर सीरीज़ लाऊंगा और मैंने बोला था कि दो सब्जेक्ट से मैं स्टार्ट करूँगा। एक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड सेकेंड वन इज़ द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक प्रोविजनल शेड्यूल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। पहले ही बोल देता हूँ, मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो देन प्लीज़ मेंशन, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, सो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला है कि थर्सडे को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेक्चर आएगा एंड जो सैटरडे को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर आएगा। जैसे आज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर आ रहा है और मैं हूँ देवज्योति चटर्जी। सो इस जर्नी में मैं ही तुम लोगों का साथ दूंगा। सो आज स्टार्ट करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से। एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का हम पहले ही लेक्चर में एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड वो बेसिक है एकदम क्लास 12 में जो तुम लोग पहले ही पढ़ चुके हो, वहाँ से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सो एट फर्स्ट you need to know that what is semiconductor and conductor and insulator. So initially I want to say that ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर क्या है? कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। यहाँ पे देखो मैंने रेजिस्टिविटी का एक वैल्यू दिया हुआ है, वो भी कॉपर का रेजिस्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है 10⁻⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। जिन लोगों को रेजिस्टिविटी क्या है इस बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि रेजिस्टिविटी क्या है। देखो, कोई भी कंडक्टर लोगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो उसका लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, एंड इन दोनों से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, वो है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। एंड ये जो वेरिएबल साइन है इसको उठाने के लिए एक कांस्टेंट आएगा एंड इसी कांस्टेंट को हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। उसको हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, ये जो है इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब अगर यहाँ पे तुम लोगों को डायरेक्ट डेफिनेशन चाहिए कि रेजिस्टिविटी क्या है एक्चुअली, तो वो है, अगर तुम यहाँ पे पुट कर दो लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, ओके, एंड एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन you will get resistance is equal to rho. So from this equation we can easily define the definition of resistivity. That is, if the dimension of a conductor or any kind of material is 1 meter and area is 1 meter square, that is the volume of the material 1 meter cube। मतलब जो वॉल्यूम है एक मटेरियल का, उसको अगर हम 1 मीटर क्यूब ले ले देन हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टिविटी से इक्वल आएगा। मतलब रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी है रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ ए मटेरियल, यूनिट क्यूब ऑफ ए मटेरियल। अब ये जो यूनिट क्यूब है ये 1 मीटर क्यूब का हो सकता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का हो सकता है। यहाँ से तुम लोग अगर डायमेंशन और यूनिट डिफाइन करोगे रेजिस्टिविटी का, तो देखो रो इज इक्वल टू आ जाएगा रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। सो रेजिस्टेंस का यूनिट तुम लोग को पता है ओम, एंड एरिया का यूनिट है यहाँ पे मीटर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय मीटर, तो यहाँ से आ जाएगा ओम इनटू मीटर। ये है रेजिस्टिविटी का यूनिट। ओके, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट आ जाएगा ओम मीटर। यहाँ पे ओम सेंटीमीटर करके यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे तुम लोगों को मालूम रहना चाहिए कि ओम सेंटीमीटर हमने यूज किया है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। सो यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर का जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ही कम है, 10⁻⁶। मतलब एक यूनिट
1 cc कॉपर का जो रेजिस्टिविटी है बहुत ही कम है, इसीलिए वो कंडक्टर है। एंड इंसुलेटर अगर मान के चलो, इंसुलेटर एक माइका का एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। एंड यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी देखो 10 to the power 12, बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी है। और यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी वो इन दोनों का ना कॉपर के बराबर है ना माइका के बराबर है, मतलब कंडक्टर एंड इंसुलेटर का ठीक इन बिटवीन यहाँ पे रह जाएगा इसका रेजिस्टिविटी। यहाँ पे देखो जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, उसका रेजिस्टिविटी 50 ओम सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का रेजिस्टिविटी 50 × 10⁻³ सिलिकॉन 3 ओम सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मतलब सेमीकंडक्टर इज a kind of material which has resistance between conductor and insulator। मतलब ये जो सेमीकंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर एंड इंसुलेटर की बीच में होगा। ओके, दिस काइंड ऑफ मटेरियल इज नोन एज सेमीकंडक्टर। ओके, सो यहाँ पे सेमीकंडक्टर एग्जांपल भी मैंने दिया है। यहाँ पे देखो जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है। So I think it is clear to all of you that is the rough definition of semiconductor, insulator and conductor. So conductor is a kind of material which has very low resistivity. Insulator is a kind of material very high resistivity, and semiconductor is a kind of material which has a resistance between conductor and insulator. So now we come to the most important point that तो सेमीकंडक्टर तो मिल गया, इंसुलेटर मिल गया, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है ये सेमीकंडक्टर के ऊपर ही बेस करके बनाया हुआ है। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे पहले ही ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर से, क्योंकि हमें जानना है यहाँ पे जो हम लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट है ना फ्री इलेक्ट्रॉन का। मैंने अभी बोला कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है एंड एक कंडक्टर के पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए उसका रेजिस्टिविटी बहुत ही कम है। ओके, सो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्चुअली है क्या? मैं एक रफ डेफिनेशन तुम लोगों को यहाँ पे दूंगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको समझ लो। यहाँ पे ये मान के चलो ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को बाउंड करके एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बहुत सारा एटॉम रहेगा, उसका भी न्यूक्लियस रहेगा। तो ये मान के चलो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा, एंड बहुत सारा न्यूक्लियस इसके ऊपर फोर्स देगा। ओके, अगर ये इलेक्ट्रॉन का नेट फोर्स 0 हो जाएगा तब हम इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन हम तभी कह सकते हैं जब नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन बन जाएगा 0। ओके, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर नेट फोर्स 0 होगा तभी हम उसको एक फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ये एक मोटी तरीका का एक डेफिनेशन है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास में ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? तो तुम लोगों को पहले ही पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में तुम लोगों को पता है। देखो, अगर कोई न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपना पोटेंशियल में अट्रैक्ट करके रखता है। ओके, और यहाँ पे न्यूक्लियस का जो पोटेंशियल, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स देता है। सो इसीलिए इसका जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल होता है नेगेटिव। सो टू मेक दिस इलेक्ट्रॉन फ्री वी नीड टू गिव इट एनर्जी। ओके, एक्सटर्नली हम लोगों को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, तभी इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। ओके, अदरवाइज इट कैन नॉट बी फ्री। ओके, सो यहाँ पे जो अगर तुम एक कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, मान के चलो सोडियम एक कंडक्टर है एंड एक मेटल भी है मेटल कह सकते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है एंड M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग इजीली इस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं इजीली। ओके, बिकॉज ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इट विल गेट एन स्टेबल इलेक्ट्रॉन structure, that is 8 electron at the outermost cell. Okay, so now for silicon के लिए यहाँ पे देखो, सिलिकॉन का जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे वैलेंस सेल में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी। जो यहाँ पे सिलिकॉन है,
सिलिकॉन का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इन यही अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहेगा, एंड दिस इलेक्ट्रॉन शुड बी फ्री, ओके, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए हमें ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है ना सिलिकॉन के पास में, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। एंड इस बॉन्ड में से बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ये एनर्जी हिट के तरीके से भी हम दे सकते हैं, कोई और तरीके से भी हम दे सकते हैं। So by hitting, if this covalent bonds will break, okay, मान के चलो एक सिलिकॉन का टुकड़ा लिया और हमने उसको हिट करने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड होगा ना, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है सिलिकॉन के बीच में, ये टूट जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा फ्री। तो दिस इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका नंबर अगर हम इंक्रीज कर सके, okay, by hitting or by giving energy in a specific way, then ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, मतलब रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा, ओके। तभी हम इसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करने में यूज कर सकते हैं, ओके। सो जो फाइनल बात यहाँ से आया कि हमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए सेमीकंडक्टर में, उसके लिए हमें सेमीकंडक्टर को एनर्जी देना पड़ता है। मतलब अगर सेमीकंडक्टर को हिट करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो उसका जो बॉन्ड्स है, कोवेलेंट बॉन्ड्स है, वो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा एंड वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री बन जाएगा एंड उसका जो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, मतलब रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। बट नॉर्मल मेटल्स के लिए ऐसे नहीं होता। नॉर्मल जो कंडक्टर है, तुम लोगों को पहले ही पता है, जो ओहमिक कंडक्टर्स होता है, उस ओहमिक कंडक्टर्स में क्या प्रॉपर्टी है, उसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ उसका जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है वो भी इंक्रीज करेगा। बट यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है। वो क्या है? वो है इसका अगर टेम्परेचर तुम इंक्रीज करोगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा एंड वहां से इलेक्ट्रॉन आएगा एंड दिस विल डिक्रीज रेजिस्टेंस। तो इसीलिए हम कोवेलेंट जो ये जो सेमीकंडक्टर्स है ना, ये ओहम्स लॉ को लीनियरली फॉलो नहीं करता। ओहम्स लॉ तो तुम लोगों को पता है, V = IR। वहां पे एक जो ग्राफ होता है, V वर्सेस I ग्राफ का जो नेचर होता है वो क्या होता है? वो स्ट्रेट लाइन होता है। बट सेमीकंडक्टर के लिए ऐसे नहीं होता। तो दैट्स व्हाई दिस सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज नॉन-ओहमिक कंडक्टर्स, ओके। दे आर कॉल्ड non-ohmic, okay. So now why they are non-ohmic? Because they does not follow Ohm's law and इसी के साथ साथ तुम एक बात कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये इसका नेगेटिव होता है। अगर तुम लोगों को ये याद नहीं है कि ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इसके लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। मान के चलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई मटेरियल है, उसका रेजिस्टेंस R0 है, ओके। एंड T टेम्परेचर में एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। T टेम्परेचर में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस RT बन जाएगा। देन RT इज इक्वल टू हम लिखेंगे R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ओके। यहाँ पे जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर चेंज को, ओके। R0 रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल टेम्परेचर को। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा। मतलब अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो क्या है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस चेंज फॉर यूनिट टेम्परेचर फॉर यूनिट रेजिस्टर, ओके। अगर अल्फा नेगेटिव है, मतलब ये जो RT है, इफ RT लेस देन R0 होगा, मतलब इनिशियल जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जो रेजिस्टेंस है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जो रेजिस्टेंस है, उससे अगर रेजिस्टेंस घट रहा है,
मतलब फाइनल रेजिस्टेंस कम है एंड इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ, तो अल्फा नेगेटिव है। एंड यही होता है सेमीकंडक्टर के लिए। ओके, तो सेमीकंडक्टर में जो अल्फा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है। एंड क्यों नेगेटिव होता है इसके रीजन तो मैंने पहले ही बोल दिया। इन टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ बॉन्ड का जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज कर जाता है एंड कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है, वहां से इलेक्ट्रॉन मिलता है एंड दैट्स व्हाई इसका जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने के साथ साथ इसका जो रेजिस्टिविटी वो डिक्रीज करेगा एंड एज अ रिजल्ट इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। यही रीजन है हम सेमीकंडक्टर को यूज भी कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर का यूज हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारा जो ओहमिक कंडक्टर्स है उसमें एक प्रॉब्लम होता है। वो क्या है, जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसके साथ साथ उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर हम दिस काइंड ऑफ मटेरियल मतलब ये सेमीकंडक्टर यूज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा एंड इसका जो परफॉर्मेंस वो बहुत ही अच्छा होगा। सो इन दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन we use semiconductor for conductivity because I think तुम लोगों ने पहले ही सोचा होगा कि मैंने तो पहले ही बोल दिया था जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम है एंड सेमीकंडक्टर की कंपैरिजन में। so why we use semiconductor instead of conductor? so this is the reason actually जो कंडक्टर है ना उस कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है। जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, तो वो तो एक प्रॉब्लम का चीज है। तो हमें सेमीकंडक्टर यूज करना पड़ेगा। मान के चलो यही जो मोबाइल तुम लोग यूज कर रहे हो वो अगर कॉपर का बना हुआ होता तो तुम गेम खेल रहे हो और वहाँ पे देखो जो मोबाइल हीटिंग हो रहा है और हीटिंग होने के साथ साथ उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगा। तो हाँ, ये सही है कि बहुत हीटिंग होने से मोबाइल ठीक से काम नहीं करता, बट इन ए सर्टेन रीजन, इन ए सर्टेन लिमिट वो ठीक ही काम करता है। ओके, अगर इसके ये जो सेमीकंडक्टर है इसके जगह में हम कंडक्टर यूज करेंगे तो इसका परफॉर्मेंस गिर जाएगा, इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई वी यूज सेमीकंडक्टर। ओके, इसीलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को जानना है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल तो बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक्स जो एप्लायंसेस है वो तो बहुत ही यूजफुल है रिसेंट लाइफ में। सो इसका जो फिजिक्स है, इसका जो मैकेनिज्म है, एज ए इंजीनियर और एज ए फिजिक्स स्टूडेंट यू शुड नो अबाउट इट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये जो एटम के बीच में क्या है, एक न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट लेवल्स में घूम रहा है। ओके, एंड दिस लेवल्स आर नोन एज एनर्जी लेवल्स। एंड ये जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल अगर एक आइसोलेटेड एटम के बारे में बात करें तो एक एनर्जी लेवल ठीक है, बट अगर हम एक मटेरियल ले ले जहाँ पे बहुत सारा एटम्स है, मान के चलो यही जो सैंपल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो क्या है, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स है। मतलब एक एटम के जो एनर्जी लेवल्स है और दूसरे एटम का जो एनर्जी लेवल्स है वो एक दोनों के साथ इंटरैक्ट करेंगे एंड इंटरैक्ट करने का जो रिजल्ट है उसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स है ये तो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, वो एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का तो वेव भी होता है। मैटर वेव का कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा 12th क्लास में। वहाँ पे तुम लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का मैटर वेव होता है एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन का जो वेव पार्टिकल डुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से हम लोग को ये तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन का अगर एनर्जी लेवल एक दोनों के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसका जो वेव फंक्शन है वो भी इंटरेक्ट कर जाएगा। एंड अगर जो ये जो एनर्जी लेवल्स होता है इसका जो वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स का जो वेव फंक्शन है वो एक दोनों के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वहाँ पे सुपरपोजिशन होता है। ओके, सुपरपोजिशन होता है। सुपरपोजिशन का मतलब ये है जो तुम लोगों का कॉन्सेप्ट है ना, रिजल्टेंट फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, एक ऑब्जेक्ट रहा, एक ऑब्जेक्ट को राइट डायरेक्शन में 8 न्यूटन फोर्स लग गया, लेफ्ट डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स लग गया, तो उसका नेट रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ होगा,
यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो इस सेम ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है, दो डिफरेंट वेव interact with each other and we get two type of overlapping. First one is constructive and second one is destructive. Okay, चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ये रहा एक एटॉम, उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक एटॉम है, उसका न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे जो एनर्जी, यहाँ पे जो पोटेंशियल वेल है, पोटेंशियल वेल का मतलब है यहाँ पे ऐसे मान के जा रहे हैं कि देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ एक लेवल, उसके ऊपर ऐसे करके बहुत सारा एनर्जी लेवल है, तो उसको हम ऐसे पैराबोलिकली ड्रॉ कर रहे हैं एंड इसी को हम बोल रहे हैं एनर्जी लेवल। ओके, तो एनर्जी लेवल्स जो है ये दोनों एटम का जब इंटरेक्ट करेगा, तो इंटरेक्ट करने के बाद वहां पे दो टाइप ऑफ सुपरपोजिशन होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, एक होता है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। यहाँ पे एक बात मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन किस टाइप का पार्टिकल्स है, ये फर्मियंस है, ये फर्मियंस है। अब तुम लोगों का क्वेश्चन आएगा जहन में कि ये फर्मियन क्या होता है। फर्मियन वो पार्टिकल्स होता है जिसका स्पिन एक फ्रैक्शन होता है। ओके, जिसका फ्रैक्शनल स्पिन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, प्लस माइनस हाफ होता है। सो दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज फर्मियंस एंड फर्मियंस पार्टिकल जो है वो पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल फॉलो करता है। तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले ही तुम लोगों को पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, टू सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ऑक्यूपाई ए सेम ऑर्बिटल। ओके, मतलब दो इलेक्ट्रॉन जो है उसका अगर स्पिन सेम होता है, दो इलेक्ट्रॉन मान के चलो दोनों का स्पिन प्लस हाफ एंड प्लस हाफ है, ये दो इलेक्ट्रॉन एक ही रूम में नहीं रह सकता। ओके, इसको डिफरेंट रूम में रहना पड़ेगा। ऑर्बिटल को मैंने यहाँ पे रूम के तरीके से मान लिया एंड यहाँ पे दो जो इलेक्ट्रॉन है तो उसको ये दो इलेक्ट्रॉन सेम रूम में नहीं रह सकता, दोनों प्लस है, उसको डिफरेंट रूम में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब सुपरपोजिशन होगा, सुपरपोजिशन होने के बाद दो टाइप का सुपरपोजिशन होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव में ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बन जाता है एंड डिस्ट्रक्टिव अगर होता है तो वहां पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाता है। और ऐसे करके हमें दो एनर्जी लेवल्स भी मिलेगा। एक मिलेगा कंडक्शन बैंड, ओके, हायर एनर्जी लेवल, एक मिलेगा वैलेंस बैंड, लोअर एनर्जी लेवल, जहां पे इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, एंड एंटी बॉन्डिंग में जहां पे होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पे दो एनर्जी लेवल्स अगर मिल जाएगा तो उसका जो सुपरपोजिशन है, सुपरपोजिशन के बाद वहां पे एनर्जी बैंड बन जाता है। अगर अब तुम्हारे जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि एनर्जी बैंड का डेफिनेशन क्या हुआ नाउ, सो एनर्जी बैंड का डेफिनेशन क्या है? एनर्जी बैंड एक्चुअली ग्रुपिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स है, ग्रुपिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स, इसी को हम एनर्जी बैंड कहते हैं, इसी को हम एनर्जी बैंड कहते हैं। ओके, ये जो एनर्जी बैंड है ये दो टाइप का एनर्जी बैंड होता है ड्यू टू सुपरपोजिशन। ड्यू टू सुपरपोजिशन दो टाइप का एनर्जी बैंड होता है। एक बन जाता है कंडक्शन बैंड और एक बन जाता है वैलेंस बैंड। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो पहले तो लेवल था ये, ओके, ये दोनों तो लेवल था। जस्ट ए मिनट, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ। ये दोनों पहले लेवल था, ये रहा एक लेवल, ये रहा एक लेवल। इन दोनों ने क्लोज आने के साथ साथ इसका सुपरपोजिशन हुआ एंड सुपरपोजिशन होने के बाद दो बैंड बन गया। ओके, दो बैंड बन गया, एक बन गया कंडक्शन बैंड, एक बन गया वैलेंस बैंड एंड उसके बीच में क्या बन गया? उसके बीच में बन गया बैंड गैप। ओके, ये जो कंडक्शन बैंड होता है, ये जो वैलेंस बैंड होता है, उसके बीच में एक रीजन बन जाता है, उसको हम कहते हैं बैंड गैप। ओके, यहाँ पे ये रीजन जो है ये फॉरबिडन रीजन है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। ओके, सो एंड ये जो मिक्सिंग है, ये जो ग्रुपिंग है, ये सब फॉलो करता है फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को।
क्यों फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है? बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फर्मियंस है। अब तुम लोगों को ये सोचना पड़ेगा ये फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स क्या है। एक्चुअली जब हम बहुत सारे पार्टिकल्स को लेकर डील करेंगे तब हमें एक एवरेज आइडिया चाहिए होता है कि एवरेज में पार्टिकल्स कैसे बिहेव कर रहा है। एक तो एटम नहीं है ना, एक एटम होगा तो हमें पता है ये रहा एक लेवल, ये रहा एक लेवल, सुपरपोजिशन हुआ। दो एटम तो नहीं है ना, बहुत सारे एटम्स है। तो बहुत सारे एटम्स अगर इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, तो उसके लिए हमें एक एवरेज आइडिया चाहिए। एंड ये एवरेज आइडिया हमें मिलता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से। ओके, अगर किसी के स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है सो वो इसी चैनल में एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का वन शॉट है, वो देख सकते हैं। ओके, सो आते हैं हमारा टॉपिक में। जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उसका एक रिलेशन है, ये रहा रिलेशन। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। एनर्जी के साथ साथ पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं E माइनस EF डिवाइडेड बाई K इंटू T। ओके, यहाँ पे कैपिटल T जो है, कैपिटल T है वो एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। EF क्या है? EF है फर्मी लेवल। ओके, EF है फर्मी लेवल। यार ये जो Fe है ना, ये जो Fe है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। मतलब किसी लेवल में इलेक्ट्रॉन का रहने का प्रोबेबिलिटी कितना है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से हमारा जो EF है मतलब फर्मी एनर्जी लेवल है उसका डेफिनेशन भी आ जाएगा इजीली। इसका नाम है फर्मी एनर्जी लेवल, इसका डेफिनेशन भी आ जाएगा। तो फर्मी लेवल एक्चुअली क्या है? फर्मी लेवल है एक टाइप का एनर्जी लेवल जहां पे इलेक्ट्रॉन का रहने का प्रोबेबिलिटी 50% होता है। इलेक्ट्रॉन का रहने का प्रोबेबिलिटी 50% होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे रहेगा 50% होगा इसका प्रोबेबिलिटी। देखो यहाँ पे E इक्वल टू EF कर दो तो यहाँ पे e⁻0 बन जाएगा। e⁻0 मतलब है कि 1, सो 1 + 1 बन जाएगा 1/2। ओके, सो ये जो प्रोबेबिलिटी है, सो जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रहने का प्रोबेबिलिटी है 1/2 50%, उसी एनर्जी लेवल को हम फर्मी लेवल कहते हैं। और एक डेफिनेशन भी हम सोच सकते हैं, वो क्या है? वो अगर तुम ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर को तुम अगर 0 केल्विन मान के चलो, ये 0 केल्विन बन गया तो 0 केल्विन बन जाएगा। एंड ये जो एनर्जी है, एनर्जी अगर EF से ज्यादा हो तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा? नीचे आ जाएगा e⁻∞। देखो E अगर E > F हो तो यहाँ पे e⁻ का जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल जो पावर है e⁻ में, वो बन जाएगा इन्फिनिटी। अगर E लेस देन EF हो, जस्ट ए मिनट, सो इसके लिए तो Fe का वैल्यू 0 बन जाए। मतलब 0 केल्विन अगर टेम्परेचर बन जाए, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर में, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। और यहाँ पे E लेस देन EF बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 + e⁻∞ बन जाएगा। बिकॉज यहाँ पे E लेस देन EF है, तो यहाँ पे ये जो टर्म है ना ये तो नेगेटिव बन गया E लेस देन EF होने के लिए। और यहाँ पे तो T 0 है तो e⁻∞, यानी e⁻∞ is equal to 0, you know. So from that we'll get 1. Okay, so we can say that यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगा वो बन जाएगा 1। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल की नीचे रहेगा, सारे इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हम फर्मी लेवल का और एक डेफिनेशन भी कह सकते हैं। वो क्या है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में मैक्सिमम जो लेवल में इलेक्ट्रॉन रह सकता है वो ही है फर्मी लेवल। और यू कैन से एट रूम टेम्परेचर जिस लेवल में इलेक्ट्रॉन रहने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है और 50% है, उस लेवल को हम कह सकते हैं फर्मी लेवल। ओके, तो ये रहा फर्मी लेवल का डेफिनेशन। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया है फर्मी लेवल का डेफिनेशन। ओके, सो एनर्जी बैंड
समझ में आया है कि एनर्जी बैंड बनने से पहले लेवल होता है, वो लेवल एक दोनों के साथ इंटरेक्ट करने के बाद जो सुपरपोजिशन होता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है, एंड उसके बाद दो लेवल हमें मिलता है, एक हाई एनर्जी का कंडक्शन लेवल है, लो एनर्जी का वैलेंस लेवल, ओके, वैलेंस बैंड लेवल। तो बैंड क्या है? बैंड एक्चुअली ग्रुपिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स है, एंड वहां पे दो टाइप का बैंड होता है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ओके, तभी हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अदरवाइज फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। यह वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी लगता है। कितना एनर्जी लगता है? यहाँ पे जो बैंड गैप है इसी का एनर्जी लगता है। तब नाउ एक बात तुम लोग सोचो, एनर्जी गैप जो है ना, मतलब एनर्जी गैप बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात होगा। यहाँ पे जब कंडक्टर के बारे में हमने बात किया था, वो वहां पे क्या था? वहां पे था कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, मतलब सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में है, तो उसका जो बैंड गैप होगा वो डेफिनेटली बहुत ही कम होगा, और यू कैन से बैंड गैप नहीं है, ओके। यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ प्रेडिक्ट करो, उसके बाद मैं तुम लोगों को एक्चुअल फिनोमेना दिखाऊंगा, ओके। सो इंसुलेटर के बारे में क्या क्या बोल सकते हो? यहाँ से बैंड गैप के जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है वो क्या हो? बैंड गैप बहुत ही ज्यादा होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, बहुत ही कम है, तो बहुत ज्यादा होगा बैंड गैप, बहुत सारा एनर्जी देना पड़ेगा तभी होगा। एंड सेमीकंडक्टर में जो बैंड गैप है तो मॉडरेट लेवल का होगा, उसको हम बना सकते हैं कंडक्टर, ओके। सो ये जो डेफिनेशन है इसके लिए तुम लोगों को ज्यादा रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल थिंकिंग है। तुम लोगों को पहले ही मैंने ये डेफिनेशन तो दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस जो है ना वो कंडक्टर का बहुत कम है, इंसुलेटर का बहुत ज्यादा है, एंड सेमीकंडक्टर का इन बिटवीन देम है, ओके। सो यहाँ पे जो बैंड गैप है, बैंड गैप क्या है? कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड का गैप है। सो अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है तो बैंड गैप बहुत कम होगा, तभी वो कंडक्टर बन सकता है। बहुत ही इजी तरीके से रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, तभी ना उसको हम बोलेंगे कि ये कंडक्टर है, अदरवाइज इट इज नॉट ए कंडक्टर, इट विल बी ए नॉन कंडक्टर, और यू कैन से इंसुलेटर, एंड दैट इज डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ बैंड गैप, ओके। if the band gap is very if the band gap is moderate level, then it will be a semiconductor, and if the band gap is very high, then it will be a insulator, okay. So this is the real concept as I told now, okay. So देखो यहाँ पे जो बैंड गैप है, यहाँ पे देखो इंसुलेटर का जो बैंड गैप है, इंसुलेटर के लिए बैंड गैप बहुत ही ज्यादा है। कितना ज्यादा है? ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके लिए मैं थोड़ा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता देता हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और 1 वोल्ट इससे अगर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे हमें एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, ये इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये रहा जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन। ये रिलेशन तुम लोगों को याद रखना चाहिए, ये रिलेशन बहुत ही काम का रिलेशन है, ओके। तो यहाँ पे देखो, अगर हम मेटल के बारे में आ जाए, मेटल और कंडक्टर के बारे में, यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग रीजन है। तो ओवरलैपिंग रीजन का मतलब क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में है, और यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का जो बैंड गैप है वो लेस देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और यू कैन से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बहुत सारे बुक में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, ओके। सो हम इसको सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो ये रहा बैंड थ्योरी के साथ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और मेटल की और कंडक्टर की डेफिनेशन, ओके, नॉन कंडक्टर की डेफिनेशन, ओके। सो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया है। नाउ ये रहा हमारा सेमीकंडक्टर का टाइप। तो सेमीकंडक्टर का टाइप में अगर आ जाए, यहाँ पे दोनों टाइप ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और इसको थोड़ा डिटेल्स में बोलता हूँ। सो ये जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर तो हमें मिल गया, कोई बात नहीं। तो ये सेमीकंडक्टर का 2 टाइप होता है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ये कैसे होता है? इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये कंप्लीटली प्योर सेमीकंडक्टर है,
ये कंप्लीटली प्योर सेमीकंडक्टर है, और ये जो एक्सट्रिंसिक होता है ये है इम्प्योर, ये है इम्प्योर और ये है कंप्लीटली प्योर। सो यहाँ पे इसका प्योर इम्प्योर इसका जो डेफिनेशन हम देंगे उसके पहले हमें एक चीज जानना पड़ेगा, वो क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। ओके, इलेक्ट्रॉन एंड होल का कॉन्सेप्ट। तो यहां पे देखो, ये रहा हमारा वैलेंस बैंड और ये रहा हमारा कंडक्शन बैंड। सो वैलेंस बैंड में हमने एनर्जी दिया और वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। तो यहाँ पे तो एक वैकेंसी बन गया, एक वैकेंट स्टेट बन गया। ये जो वैकेंट स्टेट है इसी को हम कहेंगे होल। होल जैसे कोई पार्टिकल नहीं है, ये एक इनकम्प्लीट बॉन्ड है। यू कैन से इनकम्प्लीट बॉन्ड, और यू कैन से जब द एम्प्टी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड which is created due to the excitation energy which is given to the electron. ओके, मतलब एक इलेक्ट्रॉन था, मान के चलो तुम ही इलेक्ट्रॉन हो। ओके, तुम एक स्टेट में हो, उस स्टेट से तुम उठ के चले गए, तो वहां पे तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो उस वैकेंट पोजीशन को हम कहेंगे होल। और भी इजी एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन तो इसको छोड़ के चला गया। ओके, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसका एक्सेस बन गया, उस पॉजिटिव चार्ज को हम बोल रहे हैं ये होल बन गया यहाँ पे एक। ओके, इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसी को हम होल कह देते हैं। ओके, सो यहाँ से होल और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो वैलेंस बैंड में एक होल मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये रहा होल और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो रहा है, तो तुम बोल सकते हो कि होल नीचे आ गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने से होल नीचे आ गया। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाएगा होल उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन एंड होल का जो मूवमेंट है वो ऑपोजिट ऑफ ईच अदर है। समझ में आ गया? आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जिस तरह मूव करेगा, होल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम याद रख लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है कंप्लीटली प्योर, एंड यहाँ पे जो नंबर ऑफ होल होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। n से हम इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और p से होल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नंबर ऑफ होल है, और यहाँ पे एक रिलेशन भी वो फॉलो करता है, n into p is equal to ni square। मतलब ये ni जो है ना वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है। अब अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आए तो वहां पे इंप्योरिटीज होता है। इंप्योरिटीज के बारे में हम बाद में बोलते हैं। तो पहले यहाँ पे दो टाइप होता है, एक बन जाता है एन टाइप। ओके, एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, सेकेंड वन इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, तुम लोग ये तो समझ ही चुके होंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है। वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ओके, और पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, वहां पे होल ज्यादा होगा। ओके, तो कैसे बनाते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हमें इंप्योरिटीज देना पड़ता है। कैसे इंप्योरिटीज देना पड़ता है? इंप्योरिटीज देने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं डोपिंग। ओके, तो डोपिंग क्या है? डोपिंग है प्रोसेस ऑफ पुटिंग impurities to a semiconductor at intrinsic state। ओके, सो डोपिंग प्रोसेस को लेके
हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। तब दो टाइप का इम्प्योरिटीज हम दे सकते हैं। दो टाइप का इम्प्योरिटीज कैसे कैसे इम्प्योरिटीज दे सकते हैं? एक इम्प्योरिटीज होगा पेंटावैलेंट, एक इम्प्योरिटीज है पेंटावैलेंट, ओके, पेंटावैलेंट, और एक इम्प्योरिटीज होगा ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज। तो पेंटावैलेंट जो इम्प्योरिटीज है, ओके, सो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज देना पड़ेगा और ट्राइवैलेंट। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज का एग्जांपल क्या होता है? एंटीमोनी, आर्सेनिक, फास्फोरस। और ट्राइवैलेंट का जो एग्जांपल है वो है बोरॉन, ओके, एल्यूमिनियम, ये ऑल दिस, ये सब जो है वो ट्राइवैलेंट का एग्जांपल होता है। जस्ट अ मिनट। ये इम्प्योरिटीज ऐड करने के बाद होता क्या है? देखो यहाँ पे मैंने पहले ही तो बोला था कि सिलिकॉन जो है, ये सिलिकॉन जो है यहाँ पे बॉन्ड बना के रहता है, यहाँ पे बॉन्ड बना के रहता है, यहाँ पे एक सिलिकॉन होगा, यहाँ पे एक सिलिकॉन होगा, यहाँ पे और एक सिलिकॉन होगा। तो मान के चलो यहाँ पे हमने एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज एंटीमोनी डाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके यहाँ पे एक सिलिकॉन मिल जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक सिलिकॉन मिल जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक सिलिकॉन मिल जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक सिलिकॉन मिल जाएगा, बट एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस रह गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वेरी लूजली बाउंड होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वेरी लूजली बाउंड होगा। लूजली बाउंड होने के साथ साथ मतलब इसको हम इजीली फ्री बना सकते हैं, इसको हम इजीली फ्री बना सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो, इसको हम अगर इजीली फ्री बना सकते हैं तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या बनाता है? वो एक डोनर लेवल बनाता है। यहाँ पे ये रहा हमारा कंडक्शन बैंड, ये रहा हमारा वैलेंस बैंड, ओके। तो यहाँ पे एक लेवल बन जाता है इन सारे इलेक्ट्रॉन का, ये सारे इलेक्ट्रॉन इस लेवल में आ जाता है, एंड इस लेवल को हम कहते हैं डोनर लेवल, ओके। इस लेवल को हम कहते हैं डोनर लेवल। ये इलेक्ट्रॉन, ये हमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ओके, ये हमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सो इसको हम डोनर कहते हैं। इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डोनर लेवल बनाता है। और यहाँ पे जो गैप है ना, ये बहुत ही कम है। यहाँ पे देखो, मैंने पहले ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये जो गैप है देखो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन गैप है। तो इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड में आ जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, ओके। सो ये रहा एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात, ओके। अब आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। सो पी टाइप में वही सेम चीज होता है। यहाँ पे मान के चलो एक बोरॉन को यहाँ पे ले लिया, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन तो एक सिलिकॉन मिल जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये सिलिकॉन मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को इस सिलिकॉन मिल जाएगा। अब तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बन जाएगा इनकम्प्लीट, ये बन जाएगा इनकम्प्लीट। सो यहाँ पे हमें एक वॉइड मिल जाता है, और उस वॉइड को ही हम कहते हैं होल। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है उसी को हम होल कहते हैं। और ये जो होल है, मतलब इसका जो होल का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाता है, और यहाँ पे बन जाता है ये पी टाइप। और इसके लिए एक एक्सेप्टर लेवल बनता है। कहाँ पे? ये रहा कंडक्शन बैंड, ये रहा वैलेंस बैंड, और इस जगह में एक एक्सेप्टर लेवल बन जाता है जहाँ पे होल रहता है। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच जाएगा इजीली, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच जाने से क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन का सप्लाई बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये लेवल बन गया, इस लेवल को हम एक्सेप्टर लेवल कहते हैं, इस लेवल को हम एक्सेप्टर लेवल कहते हैं। और यहाँ पे जो ये जो बोरॉन है इसको हम एक्सेप्टर कहते हैं।
ओके, तो एक्सेप्टर लेवल में भी वही सेम चीज होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है सेम चीज होता है। ये जो एनर्जी गैप है बहुत ही कम 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। सो यहाँ से देखो पी टाइप और एन टाइप का डिफरेंस तो हमें मिल जाएगा। तो अब एक बात बहुत ही सोचने वाली है, वो देखो यहाँ पे एन टाइप में मैंने बोल दिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेसनेस है और यहाँ पे होल का एक्सेसनेस है। तब अगर तुम ठीक से सोचो, तुम्हें क्या लगता है ये पी टाइप की पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, एन टाइप की नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा? ये थोड़ा सोचो। देखो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये दोनों ही न्यूट्रल रहेगा। ओके, दोनों ही न्यूट्रल रहेगा। क्यों न्यूट्रल रहेगा? बिकॉज यहाँ पे होल का एक्सेसिवनेस है, ठीक है, बिकॉज हमने तो एटम दिया है और एटम में तो ऑलरेडी टोटल नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है, जितना प्रोटॉन है उतना ही तो न्यूट्रॉन होगा, उतना ही तो इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी उतना ही तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज। बोथ दोनों केस के लिए, ये केस के लिए भी और ये केस के लिए भी, दोनों के लिए सेम चीज होता है। इसीलिए एन टाइप नेगेटिवली चार्ज नहीं है, पी टाइप भी पॉजिटिवली चार्ज नहीं है। ओके, सो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया कि एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, डोपिंग क्या है। एंड ये जो डोपिंग है ना, ये डोपिंग का जो कंसंट्रेशन है उसका कंसंट्रेशन है 1 एटम पर मिलियन एटम्स। ओके, मतलब एक एटम को डोप किया जाता है मिलियन एटम्स के लिए। तुम सोच सकते हो कि अगर डोपिंग बहुत ज्यादा कर दे तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टर बन जाएगा। नहीं, बहुत ज्यादा डोपिंग कर नहीं सकते। बहुत ज्यादा डोपिंग करने से क्या होता है, टेम्परेचर के साथ साथ वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाता है। वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस जो घट रहा है वो रेजिस्टेंस घटेगा नहीं, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हम वैसे नहीं कर सकते हैं। हमारा जो डोपिंग का जो रेशियो है उसको 1:10⁻⁶ ये मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच में। जर्मेनियम यहाँ पे तुम लोग पहले ही देख चुके हो कि जर्मेनियम का जो रेजिस्टिविटी है बहुत कम है, सो उसका कंडक्टिविटी ज्यादा बन जाएगा, सिलिकॉन की कंडक्टिविटी कम रहेगा। फिर भी हम किसको ज्यादा यूज करेंगे वो देखने वाली बात है, वो सब देखेंगे हम आने वाले वीडियोस में, आने वाले लेक्चर्स में। तो उसके लिए तुम लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना पड़ेगा एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप में ऐड हो जाना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक you for watching and giving your time to this video. So thank you all of you, and definitely share this video with your friends. And ये जो lectures है ये BTech students के लिए भी बहुत ही helpful होगा, and जो BSc में है फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही helpful होगा, और जो 12 में है दिस ईयर JEE मेंस के लिए अपेयर होने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल है। तो तुम लोग अपना भाई बहन के साथ भी, हमारे दोस्तों के साथ भी तुम लोग शेयर कर सकते हो ये वीडियो, एंड डेफिनेटली शेयर करो एंड सपोर्ट दादास फिजिक्स, एंड आई विल डेफिनेटली सपोर्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।